नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिर पर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिथिलेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे बिहार का सबसे चर्चित मामलों में से एक भरत तिवारी एनकाउंटर केस की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर उनके दावे सही साबित होते हैं तो यह मामला केवल एक एनकाउंटर का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। सबूत नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा खुलासा हो गया है कि ये लोग सभी मिली भगत करके जो है प्लानिंग करके साजिश करके जो है 17 जून को इनकी हत्या, भरत तिवारी की हत्या की है। हालांकि यह स्पष्ट करता है कि इन आरोपों का अंतिम पुष्टि अदालत की प्रक्रिया और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से ही होगी। फिलहाल ये सभी बातें अधिवक्ता द्वारा सार्वजनिक रूप से किए गए दावों पर आधारित है। डीएसपी हो और चाहे स्थानीय लेवल के कुछ गुंडे नेता हो, इन लोगों ने पुलिस और एसडीएम से मिली भगत करके प्लानिंग करके जो है साजिश रच करके भरत तिवारी की हत्या किया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस मामले में ऐसे दावे किए गए हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। तो यह मामला आपको बताते चले कि भोजपुर जिले के बेलोटी गांव का है, जहां 17 जून 2026 को भरत तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। उस समय पुलिस ने इसे एनकाउंटर बताया था, लेकिन अब सवाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ कुमार सिंह का कहना है कि यह कोई सामान्य मुठभेड़ नहीं था बल्कि पूरी योजना के तहत की गई कार्रवाई थी। उनका पहला बड़ा आरोप है कि खास करके वकील का दावा है कि इस घटना की साजिश 17 जून को नहीं बल्कि 15 जून से ही शुरू हो गई थी। उनका आरोप है कि 16 जून को शाहपुर डीएसपी की ओर से पुलिस मुख्यालय को एक ऐसी रिपोर्ट भेजी गई जिसमें इलाके में बड़ी घटना होने की आशंका जताई गई। वकील का कहना है कि इस आधार पर एसटीएफ की तैनाती कराई गई। हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब है यह भी जांच का विषय है। वहीं पे आपका वकील साहब का दूसरा दावा भी है कि 17 जून को भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव किया था। दावा किया गया है कि उन्होंने लाइव के दौरान आत्मसमर्पण की बात कही है। इसके बावजूद आरोप है कि उन्हें गोली मार दी गई। यही बिंदु अब पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्या वास्तव में आत्मसमर्पण की स्थिति थी? क्या पुलिस के पास इसके कोई अलग पक्ष है? इन सवालों के जवाब जांच और न्यायिक प्रक्रिया से सामने आएंगे। और तीसरा और सबसे सनसनीखेज दावा भी किया जा सकता है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि पहले भरत तिवारी को कुछ दूरी से 3 गोलियां मारी गई। जब वो जीवित थे तब उन्हें वाहन में ले जाया गया। आरोप है कि उसके बाद बेहद नजदीक से 2 और गोलियां मारी गई। और जो बैलिस्टिक मिसाइल, जो आर्म्स का टेस्ट होता है, बैलिस्टिक टेस्ट, उससे जो हुआ कि सभी लोगों के आर्म से फायरिंग होकर के 5 गोली, 3 गोली पहले और 2 गोली बाद में, ये रिपोर्ट आई है कि सभी के गन से फायर हुआ है। इसका मतलब सभी लोग जानबूझ करके साजिश रच करके हत्या की है। वकील का कहना है कि पहली और दूसरी फायरिंग के बीच लगभग 15 मिनट का अंतर था। यदि यह दावा सही पाया जाता है तो यह मामला बेहद गंभीर कानूनी प्रश्न खड़े करता है। अब बात आती है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट के लेकर के क्या दावा है। तो सबसे बड़ी बात यह भी कही गई है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट में 5 अलग अलग पिस्तौलों से चली गोलियों का उल्लेख है। अगर जांच में ऐसा प्रमाणित होता है तो यह सवाल उठेगा कि आखिर 5 अलग अलग हथियार क्यों इस्तेमाल हुए। हालांकि इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसियों और अदालत में ही होगी। अब बात आता है कि आखिर मामला क्या था। तो 1400 करोड़ रुपए की घोटाले का दावा किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी घटना के पीछे 1400 करोड़ रुपए की कथित घोटाले का मामला है। ये कांड क्यों हुआ? ये कांड इसलिए हुआ कि रुपए का जो घोटाला हुआ था, जिसको भरत तिवारी उजागर कर रहे थे, और घोटाले का उजागर करने की वजह से ये मीडिया में आए, सुर्खियों में आए, और सुर्खियों में आने के बाद जो ये लोगों के जो घोटालेबाज लोग थे, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएसपी हो, और चाहे स्थानीय लेवल के कुछ गुंडे नेता हो, इन लोगों ने पुलिस और एसडीएम से मिली भगत करके प्लानिंग करके
जो है साजिश रच करके भरत तिवारी की हत्या किया ताकि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर नहीं हो। जब इंटरनल जांच हुई, डिविजनल कमिश्नर पटना, पुलिस हेडक्वार्टर पटना, मुख्य सचिव पटना, इस इंटरनल इंक्वायरी में इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिला। उनका कहना है कि राशि विस्थापित लोगों के अधिकारों से जुड़ी थी। आरोप है कि इस कथित घोटाले की जानकारी सामने न आए, इसलिए भरत तिवारी को रास्ते से हटाया गया। ध्यान रहे, इस दावे का स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। सबूत होने का दावा वकील का कहना है। उनके पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिनमें शामिल है बैलिस्टिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फेसबुक लाइव वीडियो, कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR, अन्य तकनीकी साक्ष्य। ये सारी दावे अभी जांच होना बाकी है। राष्ट्रपति सचिवालय का भी जिक्र है। वकील ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति सचिवालय ने मामले को संज्ञान लिया है और मुख्य सचिव को कार्रवाई का निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। अब इन तमाम दावों को अगर देखते चले तो आरा कोर्ट में गैर जमानती वारंट के लिए भी आवेदन दिया गया है कि इस घटना में जो पर्दे के पीछे लोग हैं उनका FIR में नाम नहीं है, घोटाला में वो मैन है, वो साजिश करता है। तो आज जो हम आरा कोर्ट गए, आरा कोर्ट सुबह से आरा कोर्ट से ही अभी आए हैं, उन लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कराने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है आरा कोर्ट में। और जो अपराधी हैं FIR में नामित वो गिरफ्तार जल्द होंगे, कोर्ट से वारंट आएगा। दूसरा, जो SDM है और अन्य लोग जिसका FIR में नाम नहीं है लेकिन घोटाले में वो मेन साजिश करता है और घोटाला करने वाला है, तो उन लोगों की अरेस्टिंग के लिए और उन लोगों की नौकरी से डिसमिसल के लिए पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है वो हमने शुरू कर दिया है। क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में शुरुआत जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आरा से होता है, तो यहां से शुरुआत हुई है। इन दावों पर आगे न्यायालय और संबंधित एजेंसियां क्या फैसला लेती है, इस पर पूरे बिहार की नजर रहेगी। लेकिन इन सभी के बीच एक सबसे बड़ा सवाल है यह कि क्या वास्तव में पुलिस एनकाउंटर था या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि कोई बड़ी साजिश। क्या बैलिस्टिक रिपोर्ट अदालत में इन दावों को मजबूती देगी? क्या जांच एजेंसियां नए सिरे से पूरे मामले की जांच करेगी? और सबसे अहम, क्या दोषियों तक कानून पहुंचेगा यदि आरोप सिद्ध होते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में अदालत और जांच एजेंसी की कार्रवाई में मिलेंगे। फिलहाल इस मामले में जो भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनके निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना बेहद जरूरी है। कानून का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी आरोप को तब तक साबित नहीं माना जाता जब तक सक्षम अदालत या जांच एजेंसियां उनके बारे में अंतिम निष्कर्ष न दे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या इस केस की स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आखिर पर न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।